सूबेदार अब्दुल खालिक, जिन्हें द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, 8 मीडियम रेजिमेंट ऑर्डरी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी स्प्रिंटर थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 36 बैनुल अक़वामी सोने, 15 चांदी और 12 कांसी के तमगे जीते। उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 4 बाय 100 मीटर रिले में हिस्सा लिया। उन्होंने 1956 मेलबर्न और 1960 रोम ओलंपिक्स के अलावा 1954 और 1958 की एशियन गेम्स में भी हिस्सा लिया। 1956 में दिल्ली में होने वाली इंडो पाक मीट के दौरान अब्दुल खालिक ने उस वक्त के भारत के वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू से द फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया का खिताब हासिल किया, जो इस तकरीब के दौरान उनकी कारकर्दगी से मशहूर हो गए थे। अब्दुल खालिक 29 नवंबर 1933 को चकवाल के नवाही कस्बे जंड ऐवान में पैदा हुए। इन्हें देही पंजाब के रवायती खेल कबड्डी का बहुत शौक था। वो दरमियाने कद के आदमी थे, लेकिन इनकी रानें बहुत मजबूत थीं। इसी वजह से वो एक फुर्तीले शख्स थे और इन्हें कबड्डी के दायरे में पकड़ना इंतहाई मुश्किल था। अब्दुल खालिक का शुमार नौजवानी में ही अपने इलाके के नामवर कबड्डी के खिलाड़ियों में होने लगा। एक कबड्डी मैच के दौरान उस वक्त के अफवाज पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सदर ब्रिगेडियर CHB रुधम ने अब्दुल खालिक को खेलते हुए देखा। रुधम हमेशा बासलाहियत नौजवानों की तलाश में रहते थे। अब्दुल खालिक के उम्दा खेल से मुतासिर होकर ब्रिगेडियर रुधम ने अब्दुल खालिक को पाक फौज में शमूलियत की दावत दी, जो कि अब्दुल खालिक ने बसत फ़ख्र और खुशी कबूल कर ली। अब्दुल खालिक 1948 से 1978 तक पाक फौज की आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ बतौर सूबेदार मुंसलिक रहे। 1954 में मनीला, फिलिपाइन में होने वाली एशियन गेम्स में पहली बार हिस्सा लेते हुए 100 मीटर का तलाई तमगा 10.6 सेकंड्स के नए रिकॉर्ड वक्त में जीतकर भारत के लेवी पिंटो के 1951 में 10.8 सेकंड्स के साबका रिकॉर्ड को तोड़कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब्दुल खालिक की इस कामयाबी ने इन्हें एशिया के तेज तरीन आदमी का खिताब दिला दिया। 1956 में जब पाकिस्तान इंडिया के माबैन पहली बाहिमी खेलों का इनेकाद दिल्ली में हुआ, तो भारतीय एथलीट लेवी पिंटो 100 मीटर दौड़ में पाकिस्तानी सपूत सूबेदार अब्दुल खालिक के मद्दे मुकाबिल उतरा। दिल्ली मुकाबलों में अब्दुल खालिक ने रिवायती गर्मजोशी का मुजाहरा करते हुए भारतीय सरजमीन पर न सिर्फ लेवी पिंटो को शिकस्त दी, बल्कि 100 मीटर का फासला 10.4 सेकंड में तय करके सोने का तमगा हासिल करने के साथ अपने साबका रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। इस कारकर्दगी ने मेहमान खुसूसी वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को भी फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया करार देने पर मजबूर कर दिया। मेलबर्न ओलंपिक्स 1956 अब्दुल खालिक और पाकिस्तान के एथलेटिक्स का बेहतरीन वक्त था। अब्दुल खालिक ने 100 मीटर के पहले 2 राउंड से गुजरकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जहां वो आसानी से चौथे नंबर पर पहुंच गए, लेकिन फाइनल में जगह ना बना सके। अगरचे मुख्तसर स्प्रिंट में उनकी कारकर्दगी ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली, लेकिन 200 मीटर में अब्दुल खालिक की कारकर्दगी ने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने सनसनीखेज अंदाज में सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। पहले 2 राउंड्स में दोनों हीट्स 21.1 सेकंड्स में जीतकर 1956 के ओलंपिक्स में 200 मीटर का बेहतरीन वक्त सेट किया। खेल के पंडितों ने पाकिस्तानी डायनामो के लिए ओलंपिक मेडल की पेशन गोई की, लेकिन किस्मत ने सेमीफाइनल में अब्दुल खालिक का साथ ना दिया। वो अपने पिछले राउंड की परफॉर्मेंस दोबारा से ना दोहरा सके और फोटो फिनिश में चौथे नंबर पर रहे। इस तरह वो एक बार फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से महरूम हो गए। अगर वो पहले 2 राउंड्स के वक्त को दोहरा देते तो वो सेमीफाइनल जीत जाते, क्योंकि फाइनल को छोड़ के उनका ओलंपिक्स में 21.1 सेकंड्स बेहतरीन वक्त था। टोक्यो में 1958 के एशियाड में अब्दुल खालिक ने 100 मीटर का ताज अपने पास रखा और इस तरह बर्रे आज़म के तेज़ तरीन इंसान का एजाज़ भी हासिल किया। 1954 और 1958 दोनों एशियाड्स में 100 मीटर की दौड़ जीतकर अब्दुल खालिक 1954 से 1962 तक एशिया के तेज़ तरीन आदमी रहे। अब्दुल खालिक ने 1956 में जर्मनी के शहर बर्लिन में होने वाली वर्ल्ड मिलिट्री ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया और 100 मीटर और 200 मीटर मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीते। और 1957 में यूनान के एथेंस में इसी चैंपियनशिप में अब्दुल खालिक ने 100 मीटर में चांदी का तमगा जीता। इन तमाम इवेंट्स के अलावा अब्दुल खालिक ने बहुत सी बैनुल अक़वामी एथलेटिक्स गेम्स में हिस्सा लिया।
اور اپنے ملک کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے بہت سے تمغے جیتے۔ وہ اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہے اور اپنے سینے پر میڈلز کی تعداد بھی بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ میڈلز سجانے کے لیے سینہ چھوٹا پڑ گیا اور میڈلز تعداد میں زیادہ ہوتے گئے۔ عبدالخالق نے ملکی سطح کے مقابلوں میں تقریباً 100 سے زیادہ سونے کے تمغے حاصل کیے۔ انہی خدمات کی بنا پر 1958 میں صدر پاکستان ایوب خان نے عبدالخالق کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا۔ عبدالخالق 1971 کی جنگ کے قیدیوں میں سے تھے اور قید کے دوران ہندوستانی حکام ان کا احترام کرتے تھے۔ بھارتی لیجنڈری ایتھلیٹ ملکھا سنگھ نے جنگی قیدی کیمپ میں عبدالخالق کی عیادت کی۔ اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے انہیں رہا کرنے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن عبدالخالق نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ رہا ہونا چاہیں گے۔ ملکھا سنگھ کے مطابق جب وہ عبدالخالق سے ملے تو اس وقت ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ملکھا سنگھ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی 1960 میں لاہور میں ہونے والی ریس میں عبدالخالق کو شکست دینے کو گردانتا ہے۔ حالانکہ اس دوڑ میں عبدالخالق کو ہرانے کی کچھ مختلف وجوہات بھی تھیں۔ کیریئر کے حوالے سے اگر ملکھا سنگھ کا موازنہ عبدالخالق سے کیا جائے تو اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ ملکھا سنگھ نے صرف 5 بین الاقوامی سونے کے تمغے حاصل کیے، جبکہ اس کے برعکس عبدالخالق نے 36 بین الاقوامی مقابلوں میں سونے کے تمغے حاصل کیے اور 100 سے زیادہ ملکی سطح کے مقابلوں میں سونے کے تمغے حاصل کیے۔ ملکھا سنگھ کا نام محض ایشیا تک محدود ہے، جبکہ عبدالخالق کا نام پوری دنیا کے میدانوں میں گونجتا رہا۔ اولمپک گیمز ہوں یا ورلڈ ملٹری گیمز، وکٹورین ریلے چیمپئن ہو یا آسٹریلیا، ویلز، انگلینڈ، مصر بین الاقوامی چیمپئن شپس ہوں، ہمیں عبدالخالق کا نام تو جا بجا ملتا ہے، لیکن ملکھا سنگھ نام کا کوئی شخص نہیں ملتا۔ ہاں، ایک فرق ضرور ہے کہ ملکھا سنگھ کو اس کی قوم، ارباب فن و ادب اور ارباب اختیار نے پورے طور پر یاد رکھا۔ حکومت نے اسے پدما شری ایوارڈ سے نوازا اور بالی ووڈ نے ملکھا سنگھ کی زندگی میں ہی بھاگ ملکھا بھاگ فلم بنا کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردہ اسکرین پر زندہ کر دیا، جبکہ ہماری آج کی نسلیں تو عبدالخالق جیسے عظیم ایتھلیٹ کے نام تک سے واقف نہیں ہیں۔ قوم کا یہ عظیم سپوت 10 مارچ 1988 کو راولپنڈی میں اپنے خالق حقیقی کو جا ملا۔